नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर DS बसेर। मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेज श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। हमने जो IPC के, CRPC के या जो अन्य कई सीरीज चला रखी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो उसके रुझान को देखते हुए बच्चों में काफी जोश देखा गया है और उससे मैं काफी मोटिवेशनल हुआ हूँ। यानी उन चीजों को देखते हुए मैं काफी मोटिवेशनल हुआ हूँ और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक जो हमारी केस लॉ की स्टडी है उसको भी कंटिन्यूअस किया है। केस लॉ की जो कहानी है उसको साथ साथ में इसलिए चलाया है कि बच्चों को वो चीजें हैं वो भी समझ आती जाए कि केस लॉ क्या होते हैं। जो LLB फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके ये बात समझ नहीं आती कि केस क्या होते हैं, केस कैसे याद किए जाते हैं, तो उसका क्या तरीका है याद करने का। और इधर हमारे जो जुडिशरी के जो प्रतियोगी हैं, जुडिशरी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि सर केस लॉ है वो साथ साथ बता दिए जाएं या उनका याद करने का कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिससे हमारे केस लॉ याद हो पाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक किया है केस लॉ स्टडी की सीरीज भी स्टार्ट की है। उसमें हम क्या है जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा केस लॉ पे भी हम क्या है वीडियो बनाते जाएंगे। इसमें केस में आज हमने पहला जो केस चुना है वो है अरुणा शानबाग का। अरुणा शानबाग का जो केस है उसको हमने चॉइस किया है और उस केस को आज हम डिस्कस करेंगे। इस केस में हुआ क्या था ये हम आज पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें क्या है कुछ बातें इमोशनल तरीके से या कुछ बातें जो लीगल एक्सेप्ट हैं उनको जोड़ते हुए अगर केस लॉ बताया जाए तो हमारे क्या है जल्दी केस समझ में आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये बात आज क्या है स्टार्ट की है, ये कार्य कंटिन्यूअस किया है। यानी हुआ क्या था 2011 का जो अरुणा शानबाग का 2011 का अरुणा शानबाग का एक केस हुआ था। उसमें क्या था कि ये जो अरुणा शानबाग की जो ये अरुणा शानबाग है दिखाई दे रही है, अरुणा शानबाग नाम की जो लेडीज है इसकी एज 25 ईयर थी। यानी इस लेडीज की एज है वो 25 ईयर थी और ये नर्सिंग करती थी, यानी नर्स का जॉब करती थी। इनके साथ ऐसा हुआ क्या था जो दर्दनाक कहानी बना था, इस बात को हम क्या है आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हुआ क्या था कि ये एक नर्स की पोस्ट पर थी और ये क्या है बदहवास हालत में एक बेड के ऊपर जो पड़ी हुई है। ये जो कहानी आप देख रहे हो ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि ये कोई एक दशक की बात नहीं है, यानी ये 4 दशक का टाइम है वो बीत चुका था और ये अपनी पीड़ा को झेलती रही। यानी क्यों झेलती रही, इसमें हुआ क्या था, ये था कि ये जो अरुणा शानबाग थी ये एक नर्स थी और अपने जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, इसने अच्छी पढ़ाई की थी और इसके फादर है वो एक्सपायर हो गए थे। इधर 5-7 इसके भाई बहन थे, उनका जिम्मा भी इनके ऊपर ही था। ये अपना जीवन यापन ठीक से कर रही थी और एक इसकी एंगेज भी हो गई थी, यानी एंगेजमेंट भी हो गई थी एक डॉक्टर के साथ, यानी खूब खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। बाद में क्या हुआ, जैसे ही जिस हॉस्पिटल में ये लगी हुई थी उसमें एक जो पियोन था वो इसका सबॉर्डिनेट था, ये सीनियर थी और वो कई बार क्या है इसका खाना चुरा करके खा लेता था। तब ये इसने एक बार डांट दिया था और जब एक बार क्या है ये छुट्टी की लीव करवाने आया था इसके पास तो इसने छुट्टी नहीं दी थी। इस बात से ये जो स्वीपर था ये स्वीपर क्या हुआ नाराज हो गया। जैसे ही नाराज हुआ तो इसकी नाराजगी बहुत ज्यादा दूर तक चली गई थी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको भी
यानी ठीक से ट्रीट करते जाएं तो हमारा जीवन यापन भी ठीक से चल पाएगा। अगर उनके साथ हम बदसलूकी या कुछ ऐसा दिखा देते हैं तो हम भी संकट में पड़ जाते हैं। ये इस केस के द्वारा बताना चाहते हैं हम। अब आगे क्या हुआ था कि ये सबॉर्डिनेट काम कर रहा था, इसका नाम था सोहनलाल वाल्मीकि। सोहनलाल वाल्मीकि था। इसको से इस बात से लेकर के ये रेज में था, गुस्से में था कि इसको छुट्टी नहीं दी थी, डांट दिया था इस तरीके से। फिर क्या हुआ, एक दिन जब ये अपने चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने गई थी तो उस समय पीछे से ये आता है और इसका मुंह दबा लेता है और इसे रेप करने का प्रयास करता है। तो और एक गले में जो कुत्तों को बांधने वाली एक चेन थी वो इसने गले में डाल दी, जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, अपने आप को सुरक्षित या बचा नहीं पाए। वो गले में चेन डाली और जैसे ही गले में चेन डाली तो उससे क्या होता है कि हमारे जो मस्तिष्क तक जो ऑक्सीजन जाती है वो क्या है, रुक जाती है और सांस आना बंद हो जाता है। उससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या है, इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक गया था और ये बदहवास या माइनस में, या जिसको हम कोमा बोलते हैं, कोमा में चली गई थी। तो इस समय मेंस सर्कुलर था, ये डर गई थी, इसलिए क्या है वो सोडोमाइस रेप यानी जो एनल रेप है वो कर लिया था। उसने एनल रेप किया, सोडोमाइस रेप नहीं हो पाता। ये जो लॉ की जो हमारे जो वर्ड हैं इनको भी थोड़ा सा जो विधि वेत्ता हैं वो अच्छे से जानते हैं और स्टूडेंट्स इसको भी अच्छे से क्लियर करें कि एनल रेप होता क्या है। यानी जैसे ही वो एनल रेप करके और उसको मर्द समझ करके वहीं छोड़ करके चला गया और वहां से क्या किया उसने, उसकी हाथ की जो अंगूठी है, हाथ की अंगूठी और चैन है गले की, वो भी वहां से उसने लेकर के वो सोने की जो चैन है, हाथ की अंगूठी है और रेप करके वहां से निकल पड़ा। बाद में जब नाइट पूरी बीत चुकी थी, दूसरे दिन सुबह हॉस्पिटल के कर्मचारी आए। उन्होंने देखा कि अरुणा साहब की बॉडी पड़ी हुई है। चेक किया तो वो क्या है, वहां पे अनकॉन्शियस या कोमा में थी, कुछ बताने की हालत में या कुछ यानी अपने एक्सप्रेशन करने की हालत में नहीं थी। इसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो इसको इलाज दिया गया और ये इलाज काफी लंबे तक चलता रहा। अब हुआ क्या, जब यानी ट्रायल वगैरह हुई, ये केस चलता रहा और इसकी जो पिंकी वैरानी नाम की जो एडवोकेट थी, उसने क्या है एक पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि इसको यूथेनेसिया अलाउ कर दिया जाए, इसको मरने की इच्छा या मरने की अनुमति दी जाए। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस कंडीशन को अलाउ नहीं किया था, यूथेनेसिया को अलाउ नहीं किया। वहां पे उन्होंने कंडीशनल रख दिया था कि कंडीशनल रखा, क्या माना कि वो 2 ग्राउंड पे इसको क्या है रिजेक्ट किया था। इस जो एप्लीकेशन को 2 ग्राउंड पे रिजेक्ट किया था। नंबर 1 कि पिंकी वैरानी को नेक्स्ट फ्रेंड नहीं मानते थे, पिंकी वैरानी को क्या है कोर्ट नेक्स्ट फ्रेंड नहीं मानता था। और दूसरा ये जो कि अगर नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है तो जो उसकी सेवा करने वाला या जो उसकी देखरेख करने वाला वो अगर एप्लीकेशन लगाता तो शायद क्या है एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती, वो एक्सेप्ट भी नहीं हो पाई। इस कारण से क्या है वहां पे वो रिजेक्ट कर दी गई थी। इसी प्रकार से हमारे जो पी राथिनम का मामला आया था, ज्ञानकोर का मामला आया था और इसके बाद हमारा क्या है जो कॉमन कोज का मामला आया था कि कॉमन कोज में भी क्या है यूथेनेसिया अलाउ कर दिया गया था। कॉमन कोज 2018 में जो हमारा केस आया है वहां पे क्या हुआ, जो यूथेनेसिया है अलाउ कर दिया गया
तो फिर वहां 2011 में भी तो किया था अलाउ, वहां कंडीशनल था। अगर यूथेनेशिया अलाउ कर दिया जाए तो यहाँ पर हमारे दो बातें क्लियर होती हैं कि अगर यूथेनेशिया अलाउ कर दिया जाए तो जो जिस संतान के बूढ़े माँ बाप हैं तो वो यूथेनेशिया का सहारा लेकर के क्या है अपने माँ बाप को या बूढ़े व्यक्ति को क्या है वहां से सरका सकते हैं या वहां से मृत्यु कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी के का हड़पने के लिए। तो इस प्रकार से इस ग्राउंड के आधार पे क्या है सुप्रीम कोर्ट ने इस यूथेनेशिया को अलाउ नहीं किया था, कंडीशनल किया था। और जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई अरुणा सानबा की, तो उसमें ये आया कि वो अनकॉन्शियस या कोमा में जरूर है लेकिन रिएक्ट करती है। तो इसमें हमें क्या है यूथेनेशिया में दो बातें समझनी है। एक तो क्या होती है कि एक्ट के द्वारा, और एक होता है सपोर्टिव जो फूड वगैरह देते हैं वो अगर हटा दिया जाए तो अपने आप मर जाए। कई बार विलिंग लीव दे देते हैं कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक ठीक है, मैं डॉक्टर की दवाई नहीं लूंगा, तो निश्चित रूप से ऐसे चलता रहेगा। तो वो जीवित रहेगा तब तक ठीक है जिएगा, अन्यथा मर जाएगा। तो वो तो होता है सामान्य। और एक तो एक्ट के द्वारा, वो तो है यानी परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे क्या है समाप्त हो जाए। या फिर क्या है दूसरी तरफ आता है कि एक्ट के द्वारा, जैसे कोई कैंसर का है मरीज है या कोई और है तो उसको इंजेक्शन दे करके, पॉइजन का इंजेक्शन दे करके मारा जाए तो वो एक्टिव यूथेनेशिया में आएगा। तो ये दो चीजें हैं यूथेनेशिया में कि एक तो लिविंग के द्वारा यूथेनेशिया यानी जीवित है जब तक जिएगा तब तक रहेगा, और अपने आप ही क्या है अपनी इच्छा से लिख करके दे दे कि मेरे को ये जो दवाई वगैरह है नहीं चाहिए, ये दवाई वगैरह नहीं चाहिए, तो क्या है वो अपने आप ही फ्री हो जाएगा इस संसार से। और एक्ट के द्वारा करे हुए तो वो यूथेनेशिया एक्ट माना जाएगा। तो ये यूथेनेशिया होता है। तो इस प्रकार से क्या है ये जो केस हुआ था अरुणा सानबाग में, हम कहां तक पहुंचे थे उसमें, यानी वो क्या है रेप करके चला गया और उसे लूट, जो कि आईपीसी के सेक्शनों से हमें इसको कनेक्ट करना है, यानी लूट करके गया, सोने की अंगूठी वगैरह लेके गया, ये वहां से चल दिया। फिर ट्रायल हुई तो वहां पर ट्रायल जब हुई तो वहां पर कोर्ट ने उसको 7 साल की रिग्रेस पनिशमेंट दी। रिग्रेस पनिशमेंट या सश्रम कारावास दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब यहां पर क्या है बीइंग ए स्टूडेंट, एलएलबी बीइंग ए स्टूडेंट है, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से केस में सजा है वो सेट ऑफ हो जाती है। तो इसमें सोहनलाल को 7 साल की जो रिग्रेस पनिशमेंट दी गई थी उसमें 1 साल है वो माइनस कर दी गई थी, क्योंकि उसको क्या है प्रोसीडिंग के दौरान 1 साल बीत चुका था। तो इसमें ये बात भी उठी थी कि कौन से केस के द्वारा कि हमारी सजा है वो सेट ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है, यानी जब जैसे ही सोहनलाल बाहर आया तो मीडिया क्या है पहुंच गई थी वहां तक, और जैसे ही पहुंची तो उससे पूछा गया कि आपने ये ऐसा क्यों कर दिया या क्या आपने रेप किया था। यहाँ पे फ्रेम जो कोर्ट में है 4 फ्रेम में सिर्फ लूट का, और वहां पे जो आईपीसी के सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर यानी मारने के प्रयास के ऊपर चार्ज लगाया गया था, और वहां पे लूट के लिए चार्ज लगाया था। जो रेप वाला चार्ज है वो नहीं लगाया गया था। उसका रीजन क्या था इसमें मुख्य जो रीजन ये था कि जो आईओ ने इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है और जो मेडिकल रिपोर्ट है वहां पर ये बात छुपा दी गई थी। उसका रीजन क्या था, उन्होंने जो आईओ और जो मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने गुड फेथ में कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, अगर ये बात बाहर उठ जाएगी तो इसका मंगेतर है शायद इसको अपनाएगा नहीं, चाहे वो कैसा भी रेप हुआ हो, सोडोमाइस या एनल रेप कैसा भी हुआ है वो इसको अपनाएगा नहीं। तो इस गुड फेथ में इसको क्या है उस बात को दबा दिया गया था। तो उसको 7 साल की ही रिग्रेस पनिशमेंट दी गई। क्योंकि उस पे चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा
कि मैंने रेप नहीं किया, इसकी बॉडी के साथ कोई आया, उसने कोई बाद में रेप किया होगा, तो उसने स्वीकार नहीं की इस बात को भी। तो इस प्रकार से इस अरुणा शानबाग का जो केस है, इसके द्वारा हमें क्या है, ये कहानी समझनी है। इसमें 3-4 केस हैं, क्या लीडिंग केस है। लीडिंग केस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारा पहला जो केस कौन सा आता है, जो कि पी राथिनम का केस आता है। फिर हमारा अगला केस मारुति तिरुपति वाला आता है, मारुति तिरुपति का आता है, पी राथिनम का आता है। फिर हमारा अरुणा शानबाग 2011 वाला ये केस है। फिर हमारा ज्ञान कौर जो 309 का असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, उसमें आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन करता है, ये वायलेशन नहीं करता, ये बात भी वहां डिसाइड की गई थी। और फिर हमारा 2018 का जो कॉमन कोज का केस आता है। इस तरीके से क्या है, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक केस को अगर पढ़ते हैं तो हम कई केसों को एक साथ क्या कनेक्टेड कर सकते हैं। इन केसों में सारों में एक सीरीज से क्या है, सारी बातें एक जगह कही गई हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है छोटा सा। अगर आपको पसंद आए तो इस पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारी जो ऑनलाइन की क्लासें हैं उसमें काफी स्टूडेंट्स है वो जुड़ चुके हैं और काफी यानी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, अच्छे प्रयास किया जा रहा है। हम हर तरीके से क्या है, स्टूडेंट्स को फायदा देना चाहते हैं। हमारा मोटिव अच्छे स्टूडेंटों को मेहनत कराई जाए, जिससे उनको फायदा हो सके। ये एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।